ठीक है बेबी, गुड नाइट। नैना की इस प्यार भरी आवाज को सुनकर विवेक अपने होश में आने लग जाता है। वो अभी अभी नैना के बेडरूम के बंद दरवाजे के सामने ही खड़ा था और उसके हाथ में स्कॉच की बोतल थी। वो महसूस करता है कि उसने नैना के साथ जो भी किया वो उसकी बदहवासी में उमड़ा एक ख्याल था। वो कभी नैना के बेडरूम में गया ही नहीं था। उसे अपनी कायरता पर शर्म आने लगती है और जैसे ही वो अपने आप को कॉरिडोर के अंत में लगे एक आईने में देखता है, वो खुद से नजर भी नहीं मिला पाता है। विवेक का अक्स आईने में से उसकी गैरत जगाने की कोशिश करता है और गुस्से से विवेक पर बरस पड़ता है। देख क्या रहा है विवेक? तेरी नैना किसी और की बाहों में दिन भर झूम रही थी और तूने उसे कुछ कहा भी नहीं। सिद्धार्थ और आदिल के सामने तो बड़ा सूरमा बनता है, लेकिन नैना के सामने तेरी हवा क्यों निकल जाती है? विवेक से अब रहा नहीं जाता है और वो आईने के करीब जाकर अपने अक्स पर चिल्लाता है, क्योंकि मैं नैना से प्यार करता हूं। विवेक का अक्स जोर से हंसते हुए कहता है, प्यार तुझे नैना की बाहों में मिलेगा, उसके पैरों की ठोकरों में नहीं। मर्द बन और अपना हक जमा कर नैना को दिखा दे कि तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। विवेक कुछ सोचते हुए बोलता है, उसके साथ जबरदस्ती करूं? जिसे मैं अपनी पलकों पर बैठाना चाहता हूं, उसके जिस्म को नोच लूं? विवेक का अक्स विवेक को उकसाते हुए कहता है, तो क्या हो गया? अगर नैना को अपनी मर्जी करने का हक है तो तुझे क्यों नहीं? विवेक ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैं आदमी हूं, जानवर नहीं। जबरदस्ती की बहादुरी से तो अच्छा है कि मैं कायर ही रहूं। कम से कम नैना मेरी आंखों के सामने तो है। एक ना एक दिन मैं उसका दिल जीत ही लूंगा और ये करने के लिए मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। विवेक का अक्स विवेक पर हंसते हुए कहता है, चल जा, अभी जाकर सो जा। कल सुबह तुझे जल्दी उठकर नैना के सामने दुम जो हिलानी है। विवेक गुस्से में स्कॉच की बोतल आईनी पर दे मारता है और उसे चकनाचूर कर देता है। अगली सुबह विवेक पूरे मन से नैना के लिए फिर से नाश्ता बनाता है, लेकिन वो आज भी बिना खाए चली जाती है। लेकिन विवेक का विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। दिन भर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहने के बाद शाम को फिर से किचन में आता है और प्रीतम से बोलता है, प्रीतम जी, आज क्या बनाए जो अपनी नैना मैडम को पसंद आ जाए? प्रीतम विवेक को समझाते हुए कहता है, जमाई बाबू, नैना आपके हाथ का बना खाना नहीं खाने वाली। बड़ी जिद्दी लड़की है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक बार उसने जो ठान ली वो करके ही मानती है। विवेक प्रीतम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अगर वो जिद्दी है तो आप भी मुझे जानते नहीं हैं। प्रीतम हार कर विवेक की मदद करने लग जाता है। नैना आज रात फिर देर से आई, लेकिन उसने शराब नहीं पी थी। विवेक भी डाइनिंग टेबल के पास उसका इंतजार कर रहा था। नैना विवेक की तरफ देखते हुए कहती है, कल शाम को मेरे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है, तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। विवेक कुछ पूछे इससे पहले नैना अपने बेडरूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। विवेक भी दबे पांव नैना के बेडरूम के दरवाजे से सटकर खड़ा हो जाता है, उसकी बातें सुनने के लिए। लेकिन काफी देर सन्नाटा रहने के बाद नैना के बेडरूम के शावर से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। विवेक अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोचने लगता है, कल पार्टी में कम से कम मैं नैना के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है, देर लगेगी लेकिन नैना भी मुझसे प्यार करने लगेगी। अगली शाम विवेक अपने सारे काम जल्दी निपटाकर नैना के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नैना के फोन का इंतजार कर ही रहा था कि तभी देवव्रत उसके पास आकर बोलता है, सर, कार रेडी है, नैना मैडम ने आपको पार्टी में बुलाया है। विवेक थोड़ा हैरान होकर पूछता है, देवव्रत, क्या नैना घर नहीं आने वाली? मुझे लगा कि हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। देवव्रत एक पल रुक कर कहता है, नैना मैडम ने तो मुझे बस यही ऑर्डर दिया है। विवेक देवव्रत के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में देवव्रत कार को एक आलीशान गगनचुंबी बिल्डिंग के सामने रोकता है। विवेक जब लॉबी में आता है तो एक नौकर विवेक का पहले से इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। वो विवेक को लिफ्ट से होते हुए
40वीं मंजिल पर बने एक आलीशान पेंट हाउस में ले जाता है। वहां नैना पहले से मौजूद थी। उसने लाल रंग की एक बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी। उसके खुले बाल बालकनी से आ रही हवाओं से उसके कंधों के साथ लिपट रहे थे। उसका खिलखिलाता चेहरा, जिस पर न कोई शिकन थी न गुस्सा। नैना की चमकती आंखें, जिसमें विवेक को बस खुशी और प्यार दिखाई दे रहा था। इस नैना को विवेक बस देखता ही जा रहा था। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, घर से तो सुबह नैना दूसरे कपड़े पहनकर निकली थी, तो इसने ये ड्रेस कहाँ बदली? कहीं नैना दिन भर इसी पेंट हाउस में अपने प्रेमी के साथ तो नहीं रहती, जिससे वो फोन पर बातें करती है? नैना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का विवेक का ख्याल अब शक में बदल जाता है। विवेक अपनी सोच के साथ जूझ ही रहा था कि नैना पास आकर उसे गले लगा लेती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। और फिर जोर से बोलती है, हेलो माय लव। पार्टी में और भी लोग थे जो इन दोनों की नजदीकियां देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे भी दोस्त थे जिन्हें नैना पर तरस आ रहा था। पार्टी में नैना विवेक को सबसे मिलवाती है। नैना शैंपेन पीती है और विवेक को भी एक गिलास थमा देती है। नैना हंस हंस कर सबसे बातें करती है। लेकिन विवेक नैना के दोस्तों की नकली हंसी पहचान लेता है। विवेक एक कोने में आकर बैठ जाता है और यही सोचने लग जाता है, नैना आखिर दिन भर रहती कहाँ है? कहीं उसका बॉयफ्रेंड इसी पार्टी में तो नहीं? मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। ये सोचते हुए विवेक हर उस आदमी को शक की निगाहों से देखने लग जाता है जो नैना से बात करता है। जैसे जैसे पार्टी में रंग जमने लगता है, विवेक पर शक का बादल मंडराने लगता है। विवेक अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है तो वो 3 आदमियों को अपने बारे में ही बात करते हुए सुनता है, जिन्हें पता ही नहीं था कि विवेक उनके पीछे ही खड़ा है। पहला आदमी बोलता है, अरे यार, मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन नैना को ये थर्ड क्लास टीचर ही पसंद आया। दूसरा आदमी उसकी बात काटते हुए बोलता है, मैंने तो डेट पर ले जाने की बात कही थी, लेकिन नैना ने हंसकर टाल दिया। तीसरा आदमी अपना ड्रिंक खत्म कर नैना की तरफ देखते हुए कहता है, देखो, इनकी शादी कितने दिन चलती है। मुझे तो अभी भी नैना में पूरा इंटरेस्ट है। मैं तो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। विवेक के जिस्म में खून आग बनकर दौड़ने लगता है। लेकिन वो समझ जाता है कि नैना की हाई सोसाइटी में लो क्लास सोच वाले लोग ही भरे पड़े हैं। आधी रात के करीब जब विवेक नैना के साथ घर लौटता है तो वो नैना से पूछ ही लेता है, मैंने तुम्हारी बात मानी, तो तुम भी मेरी एक बात मानोगी? नैना पलट कर विवेक को देखती है और हंस पड़ती है। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस है क्या? विवेक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहता। ये कहकर हल्के हल्के नशे में मस्त नैना अपने बेडरूम में चली जाती है। विवेक को ये एहसास होने लगता है कि वो नैना के हाथों का बस एक खिलौना बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी उसका इरादा पक्का था। अपने इसी इरादे के सहारे विवेक नैना का दिल जीतने में लगा रहा। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आती जाती, लेकिन विवेक को कुछ नहीं बताती। विवेक आज भी उसके लिए नाश्ता और डिनर बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे विवेक को ये सब बेमतलब सा लगने लगा। और ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। नैना और रेखा के लिए विवेक बस एक नुमाइश का सामान बनकर रह गया था, जिसकी बाहरी दुनिया में एक ईमानदार टीचर की इमेज थी। रेखा उसे अपने पार्टी ऑफिस में और नैना उसे अपने दोस्तों की पार्टी में साथ ले जाती। दुनिया की नजरों में विवेक और नैना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन विवेक के अंदर ही अंदर गुस्से का लावा दहकता जा रहा था, जो अब कभी भी फटने की कगार पर था। ऊपर से जब भी विवेक सिद्धार्थ या आदिल से टकराता तो उनकी झड़प लाजमी थी। एक ऐसी ही शाम जब विवेक एक पार्टी से रेखा के घर से निकलता है तो सिद्धार्थ की कार उसकी कार का रास्ता रोककर खड़ी रहती है। सिद्धार्थ अपनी कार में बैठा शराब पी रहा होता है और देवव्रत कार के पास खड़ा होकर उससे रिक्वेस्ट करता है, सिद्धार्थ सर, कार निकलने का रास्ता दे दीजिए प्लीज। लेकिन विवेक को आता देखकर सिद्धार्थ तमतमाकर बोलता है, तेरे विवेक सर को तो अपने रास्ते खुद बनाने की आदत है ना, तो निकाल ले अपनी कार यहाँ से। मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। विवेक सिद्धार्थ को देखता है और उसकी ये बात सुनकर गुस्से से भर जाता है। लेकिन वो कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वहां से पैदल ही निकल जाता है। ये देखकर
नशे में धुत सिद्धार्थ हंसने लगता है। सारे रास्ते विवेक के कानों में बस हंसी ही गूंजती रहती है। कभी सिद्धार्थ की, तो कभी रेखा की, और कभी नैना की। विवेक गुस्से में खुद से कहता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सब ने मुझे समझ क्या रखा है। विवेक को घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। वो घर के बाहर नैना की कार देखता है, जो उससे पहले पहुंच गई थी। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो आते ही स्कॉच की बोतल अपने मुंह से लगाकर नैना के बेडरूम के पास जाकर देखता है, तो नैना बाथरूम में खड़ी अपना फोन चेक कर रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे नैना को पीछे से जाकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नैना को कुछ समझ में आए इससे पहले ही विवेक उसे चूम लेता है। नैना चिल्लाती है, हाउ डेयर यू, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। लेकिन विवेक की बाहों की पकड़ से नैना आजाद नहीं हो पाती। नैना बहुत कोशिश करती है, चिल्लाती है, विवेक को गालियां भी देती है, लेकिन विवेक के सर पर शैतान सवार हो चुका है। विवेक नैना को उठाकर बेड पर पटक देता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, अपने दोनों हाथों से उसके हाथ दबोच लेता है। नैना विवेक पर चिल्लाती है, छोड़ दे मुझे। विवेक नैना को एक पल करीब से देखकर कहता है, कैसे छोड़ दूं? तू मेरी बीवी है। नैना थोड़ी बेबस होकर कहती है, तो तू अब मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? विवेक कहता है, पिछले 6 महीनों से तू अपनी मर्जी कर रही है, आज मेरी बारी है। लाख कोशिशों के बाद नैना का विवेक की पकड़ से बचना नामुमकिन हो जाता है। जैसे ही विवेक उसके और करीब आता है, तो नैना बोलती है, आज तो तू मेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा, लेकिन कभी भी मेरा दिल नहीं जीत पाएगा। तू मेरी नजरों में सिर्फ एक जानवर है और मैं तुझसे नफरत करती हूँ। और ये कहकर नैना विवेक के चेहरे पर थूक देती है। विवेक झल्लाकर उससे अलग हो जाता है और एक पल के लिए अपने चेहरे को आईने में देखकर उसकी आत्मा कांप उठती है। विवेक शर्मिंदा होकर अपने चेहरे को साफ करते हुए बोलता है, आई एम रियली सॉरी नैना, लेकिन मैं पागल होता जा रहा हूँ। जब तुम किसी से फोन पर बात करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कितना भी मानने की कोशिश करूं कि हमारी शादी बस एक कागज का टुकड़ा है, पर मेरे दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति। नैना अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, प्लीज यहां से चले जाओ। विवेक उठकर जाने लगता है, तो उसके बाहरी मन में एक ख्याल आता है और वो बोलता है, आई एम रियली सॉरी नैना, अब जो हुआ वो फिर ना हो, उसका बस एक ही रास्ता है। नैना अभी भी विवेक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। विवेक एक नजर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तलाक, हम अलग हो जाएं, यही हम दोनों के लिए सही है। ये सुनते ही नैना मन ही मन खुश हो जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। आखिर उसे भी तो यही चाहिए था। नैना अपनी खुशी को दबाते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही अपने लॉयर से बात करती हूँ। विवेक जब वहां से जाने लगता है, तो नैना कहती है, तुमने बहुत सहा है और इसका हर्जाना तो मिलना ही चाहिए। मैं ये बंगला और कार तुम्हारे नाम कर दूंगी। कुछ और भी चाहिए तो बता देना। विवेक गुस्से से मुड़कर नैना के पास आते हुए बोलता है, नैना, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी इस बंगले, कार या फिर तुम्हारे नाम के लिए की है? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं वो सब करना चाहता था जो आज तक किसी ने तुम्हारे लिए नहीं किया। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि हर खूबसूरत चीज प्यार करने लायक नहीं होती। ये कहकर विवेक नैना के बेडरूम से चला जाता है। एक पल के लिए नैना सोचती है, क्या मैं विवेक को आज तक गलत समझती रही? विवेक की इस बात ने नैना का दिल झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन अगले ही पल डाइवोर्स के ख्याल से नैना थोड़ी खुश होकर अपने फोन से किसी को मैसेज भेजती है। विवेक बदहवासी में घर से निकलकर बस चलता चला जाता है। उसे नैना और उसकी जिंदगी से बहुत दूर जाना था। इसी कश्मकश में बिना देखे विवेक मेन रोड क्रॉस करने लगता है, जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां फर्राटे से आ रही थी। उसे ये एहसास नहीं होता कि एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है। एक जोर के हॉर्न की आवाज विवेक का ध्यान तोड़ देती है। वो मुड़कर उसकी तरफ तेजी से आती हुई दो हेडलाइट्स को देखता है।
जिसकी रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। मौत को अपने इतना करीब देखकर विवेक की जान उसके हलक में आ जाती है। क्या बस इतनी ही थी विवेक की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।